वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और किस तरीके से इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट बजट बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। गवर्नमेंट क्या क्या चीजें ध्यान में रखती है गवर्नमेंट बजट बनाते हुए, किस तरीके से गवर्नमेंट बजट हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट बजट कब आता है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाने वाली है। तो सबसे पहली बात आती है कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट और कुछ नहीं, एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो कि हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे आने वाले साल के अंदर। ठीक है जी, जिसको हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं। एंड फिस्कल ईयर जो होता है हमारा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ओके, तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या निकल कर है हमारे सामने। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट over a period of time which runs from April 1st to March 31st। इसके अंदर आप April 1st to March 31st को हटा करके फिस्कल ईयर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपके सामने। दोनों चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें गवर्नमेंट बजट के, तो सबसे पहली चीज एक स्टेटमेंट है जो कि क्या बता रही है, गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स को बता रही है। किस चीज के एस्टिमेट्स? जो भी गवर्नमेंट आने वाले साल के अंदर कहां कहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और कहां कहां गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज करेगी, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या कौन बताता है, गवर्नमेंट बजट बताता है। इसके बाद गवर्नमेंट बजट जो होता है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है जो कि नॉर्मली 1 साल होता है। जैसा कि आपने ऊपर ही पढ़ा, फॉर अ फिस्कल ईयर which starts from April 1st and ends on 31st March। नेक्स्ट थिंग बच्चे, गवर्नमेंट बजट को अप्रूव्ड होने से पहले या गवर्नमेंट बजट को इंप्लीमेंट करने से पहले हमारी जो सरकार होती है उसको जरूरी होता है कि वो गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव्ड होए। और उसके साथ साथ कुछ अदर अथॉरिटीज भी होती है जहां पर गवर्नमेंट बजट का अप्रूव्ड होना जरूरी है, जिसके अंदर कौन आते हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना होता है, उसको पहले गवर्नमेंट बजट बनाना होता है, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना होगा, देन पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर उसको अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही जाकर के गवर्नमेंट बजट इंप्लीमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट बजट के अंदर होता क्या क्या है, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर बच्चे होते हैं कुछ प्रोसीजर्स एंड मैनर्स, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कलेक्शन करेगी रेवेन्यू का, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को एग्जीक्यूट करेगी। इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा और हम पैसे को कहां कहां खर्च करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसमें बताई जाती है, गवर्नमेंट बजट के अंदर बताई जाती है। इसके अलावा दो तीन चीजें और होती हैं गवर्नमेंट बजट को लेकर के। पहली चीज, गवर्नमेंट बजट आता कब है। तो आप लोगों ने अगर कभी नोटिस करा हो तो फरवरी का मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है, न्यूज के ऊपर एक बहुत बड़ी हेडिंग चल रही होती है, दैट इज गवर्नमेंट बजट, भारत में बजट हुआ लागू। तो बच्चे, फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट बजट आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन दी फर्स्ट डे आता है, नहीं तो फर्स्ट वीक के अंदर अंदर गवर्नमेंट बजट हमारा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट बजट को पार्लियामेंट के अंदर रीड कौन करता है या फिर पब्लिक के आगे गवर्नमेंट बजट को पेश कौन करता है, तो गवर्नमेंट बजट हमेशा हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी हमारी कंट्री के करंट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जिस टाइम गवर्नमेंट बजट को इशू करा जा रहा है, वो उसको रीड करते हैं पब्लिक के सामने। तो करंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, करंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। ओके जी। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। रीजन बीइंग, एग्जाम के अंदर आपको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव एज अ केस स्टडी देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपको इसके ऊपर, तो ध्यान से पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहला गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जो भी इनइक्वालिटीज आ रखी है इनकम एंड वेल्थ के अंदर, उन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना में हमारी मदद करता है कौन, गवर्नमेंट बजट। तो बेसिकली आप लोगों को अगर पता हो तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अडॉप्ट करती है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है,
बच्चे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जिसके अंदर हायर टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे ऑन हायर इनकम, एंड जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो टैक्स स्लैब्स के ऊपर, तो उसके अंदर यही चीज होती है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद अगर आपकी इनकम है 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो एक टैक्स रेट है, 10 लाख से 20 लाख के बीच में तो एक टैक्स रेट है, 20 लाख से ऊपर है तो भी एक टैक्स रेट लगता है। ठीक है जी, लेकिन वो जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन सबके अलग अलग टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं। तो बच्चे एक बार आज जरूर जाकर के चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या स्लैब रेट्स हैं इंडिया के अंदर इनकम के ऊपर, तो शायद आपको समझ आ जाए कि इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनइक्वालिटीज को खत्म कर रही है बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। यानी कि जिसके पास ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा टैक्स लगा रही है, जिसके पास कम इनकम है या तो उसको कोई टैक्स ही नहीं लगा रही या फिर टैक्स का मिनिमम सा रेट उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यहीं पर आपने एक टर्म पढ़ी दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो नॉर्मली हमारे पास 3 तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। अगर हम उसकी बात करें, पहला जो टैक्सेशन सिस्टम है ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। दूसरा जो टैक्सेशन सिस्टम होता है बच्चे हमारा, दैट टैक्सेशन सिस्टम इज रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है जैसे जैसे आप पर्सन की इनकम डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी डिक्रीज होता जाता है, दैट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम होता है हमारा, जिसके अंदर क्या होता है जो टैक्स रेट है दैट टैक्स रेट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। आप ये देखने को मिलता है आप लोगों को किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा हो, आप चाहे 1 यूनिट खरीदो, आप चाहे 10 यूनिट खरीदो, आप चाहे 1000 यूनिट खरीदो, आपको सेम रेट ऑफ जीएसटी ही चार्ज किया जाएगा। अगर आप कोई 1 यूनिट खरीद रहे हो जिसके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, तो आप चाहे उसी सेम यूनिट की 100 यूनिट भी खरीदोगे तो भी जीएसटी का रेट 28% ही रहेगा। दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम या प्रोपोर्शनल टैक्सेस। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट आप होपफुली आप सबको क्लियर हो गया, दैट इज reducing inequalities in income and wealth. Second point is bringing economic stability. बच्चे आप सबको पता है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी ब्रिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। रीजन भी क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आती रहती हैं, और अगर गलती से कोई वाइड फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। जैसे कि अभी आप लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारे टमाटर है, टमाटर का रेट सडनली 140, 200, 250 रुपए किलो तक भी टमाटर बिक चुका है। सो दिस इज नोन एज वाइड फ्लक्चुएशन। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। किसी भी चीज के प्राइस के अंदर या फिर जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर अगर हमारी वाइड फ्लक्चुएशन की एब्सेंस है तो दैट मींस इट हैज स्टेबिलिटी। ओके जी। और ये जो वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं इनकी वजह से क्या आती है बच्चे, इनकी वजह से आ जाती है हमारी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटीज। गवर्नमेंट का काम यही होता है कि वो इन अनसर्टेनिटीज को या इन फ्लक्चुएशंस को क्या करे, कंट्रोल करे। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इनको कंट्रोल करती है, थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग के अंदर एक चीज पढ़ी थी, दैट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जब मार्केट में मनी सप्लाई गवर्नमेंट को लगता था कि बढ़ती जा रही है तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स को यूज करके उस मनी सप्लाई को नीचे ले आती थी। जब उसे लगता था मनी सप्लाई डाउन जा रही है तो कुछ मेजर्स को यूज करके उसे अप कर देती थी। तो सेम चीज यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो फ्लक्चुएशंस है इनको टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस के थ्रू ठीक करती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को क्या कर देती है, कम कर देती है, और टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई है, यानी कि लोग किसी भी प्रोडक्ट की एक्सेस डिमांड कर रहे हैं जबकि उसकी सप्लाई जो है वो कम है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, पहली चीज जो गवर्नमेंट उसकी डिमांड कर रही है उसे कम कर देगी।
दूसरी चीज, जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो लोगों की जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी और अपने आप वो जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अराइज हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी। एंड सेम वाइसा वर्सा हम कर देंगे कब, जब डिफ्लेशनरी प्रेशर होगा उस टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर कई बार आपको केस स्टडी का क्वेश्चन देखने को भी मिलता है अपने एग्जाम के अंदर। बेसिकली क्या होता है बच्चे, काफी सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अगर मैं इसके अंदर आपको बात करूं तो नॉर्मल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और अगर वहीं पर हम बात करें तो अगर प्राइवेट सेक्टर को ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो काफी ज्यादा कर रहा हूं लेकिन वहां से मुझे जो प्रॉफिट होने की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा लो है या फिर मेरे को प्रॉफिट शायद हो ही ना, तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी ऐसा काम करना ही नहीं चाहेगा। ठीक है जी। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको कहूँ तो होते हैं, रोड होता है, सैनिटाइजेशन होता है, वाटर फैसिलिटीज होती हैं, ये सब चीजें जो है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं होता। तो अगर गवर्नमेंट क्या करती है इस केस के अंदर, गवर्नमेंट जानती है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ईदर या तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करेगी कि वो खुद ये काम करे, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करती है कि आप ये काम कीजिए, हम लोग आपको टैक्स में कंसेशन दे देंगे, आपको कुछ सब्सिडीज देंगे अगर आप ये सारे के सारे काम करेंगे तो। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो उसके रिसोर्सेज है उन्हें रीएलोकेट कर रही है, यानी कि उन्हें दोबारा से ठीक तरीके से कहीं पर इंप्लीमेंट करेगी, एलोकेट करेगी, ताकि ये जो नेसेसरी सर्विसेज है या फिर नेसेसरी गुड्स है उनकी भी प्रोडक्शन हो सके। ओके जी। नेक्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बच्चे आप लोग जानते हैं इंडियन इको के अंदर आप लोगों ने पढ़ा भी है, दैट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो हमारे कुछ नवरत्न हैं, अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप जरूर एक वीडियो देखें हमारी, दैट इज इंडियन इको चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। उसके अंदर हम लोगों ने मेंशन करा था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और नवरत्न क्या है। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेक्टर नेशनल मोनोपोलीज होते हैं। जैसे कि आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडियन रेलवेज नेशनल मोनोपोलीज है। ठीक है जी। तो बच्चे इनका काम क्या है, इनको एस्टैब्लिश करा गया था सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए। तो हम जब भी अपना बजट बनाते हैं तो इन पब्लिक एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट के लिए अलग से बजट के अंदर एक पोर्शन होता है जिसका पूरा पूरा ध्यान होता है इन पब्लिक एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट के ऊपर, इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के ऊपर। अगर आप कभी भी गवर्नमेंट बजट आप लोगों ने सुना हो या फिर इस साल जब गवर्नमेंट बजट आएगा फैब के मंथ में नेक्स्ट ईयर, तो जरूर उसको सुनिएगा, आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि रेलवे बजट अलग से बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चे वो कहीं ना कहीं नेशनल मोनोपोली है और उसके लिए अलग से उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बजट में उसका जिक्र किया जाता है। ओके। होपफुली सबको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करें तो टोटल हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हमारी गवर्नमेंट यूज करती है। दूसरा है ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में से वाइड फ्लक्चुएशन की एब्सेंस का होना, राइज ज्यादा वाइडली राइज ना हो जाए, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर वाइड फ्लक्चुएशंस ना आ जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या यूज करती है, टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस को यूज करती है। नेक्स्ट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जी काफी सारी चीजें होती है जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, या तो खुद से उस काम को करने के ऊपर आगे बढ़ती है या फिर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करती है कि आप ये काम कीजिए थ्रू टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी नेशनल मोनोपोलीज हैं जिन्हें बनाया गया है किस लिए, सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए, तो उनके लिए अलग से बजट के को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट थिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करूं तो बजट को डिवाइड करा जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू बजट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट जो होता है फर्दर उसको 2 पार्ट के अंदर बांटा जाता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एंड जो कैपिटल बजट होता है उसको भी दो पार्ट में बांटा जाता है, दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके जी। अगर इसके अंदर हम आगे बात करें तो आपको शायद सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर हमने साफ साफ कहा है बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर इज ऑफ टू टाइप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चे आज हम बात करेंगे बजट रिसीट्स के बारे में कि बजट रिसीट्स क्या होती है। तो सबसे पहली चीज, बजट रिसीट्स बेसिकली कुछ एस्टिमेटेड रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की, जहां से हमारी सरकार के पास पैसा आएगा, ठीक है जी, वेरियस सोर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल। अगर हम बजट रिसीट्स की बात करें तो दो तरीके की थी, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई रट्टा नहीं मारना कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू वर्ड है तो नीदर नॉर आ जाएगा, कैपिटल वर्ड है तो इधर और आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पहले कंसेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ पर वर्ड है रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, पैसे का आना। पैसा अगर आप देखें दो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो या तो आप कोई चीज बेचेंगे तब पैसा आएगा, या आप किसी से उधार लेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है जी। तो रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जिसके अंदर जब आप कोई चीज बेचेंगे तो आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, अगर आप कोई चीज उधार ले रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जिनमें ना तो मेरे लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी, ना ही मेरे एसेट्स कम होंगे। दैट मीन्स ना तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, दैट मीन्स मैंने किसी से उधार भी नहीं लिया है, ना ही मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, मैंने अपना कोई एसेट भी नहीं बेचा है, अगर तब भी मेरे पास पैसा आ रहा है। तो दीज काइंड ऑफ रिसीट्स आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स। ओके जी। रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है हमारी वो दो तरीके की होती है, एक होती है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब एक ऐसा सोर्स जो कि टैक्स के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा सोर्स जो अदर देन टैक्स के अलावा हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन उस केस में भी ना तो मैंने किसी से उधार लिया है, ना ही मैंने अपना कोई सामान सोल्ड आउट किया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टैक्स रेवेन्यूज के अंदर हमारे टैक्सेस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके जी। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की बात करूं बच्चे, तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या चीज होती है उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसमें लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन डिफरेंट एंटिटीज या फिर ऑन डिफरेंट पर्संस। दैट मींस कि लाइबिलिटी जो है ना उस टैक्स को पे करने की वो किसी अलग पर्सन की है, और जो उस टैक्स का बर्डन है वो किसी और पर्सन पर आ गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने होते हैं जीएसटी। अगर आप जीएसटी के अंदर देखें तो जिस भी शॉप ऑनर से आप सामान लेकर के आ रहे हैं उस पर्सन की लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की, लेकिन वो करता क्या है, वो उस जीएसटी का बर्डन आपके ऊपर डाल देता है। जीएसटी का पैसा किससे ले रहा है, आप लोगों से, लेकिन जमा जो है वो पैसा कौन करवा रहा है, वो शॉप का ऑनर करवा रहा है, गवर्नमेंट। ठीक है। तो लाइबिलिटी शॉप के ऑनर की, बर्डन आपके ऊपर। तो अगर कोई भी इस तरीके का टैक्स हो रहा है तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके अंदर लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। लाइक इनकम टैक्स, मैंने इनकम अर्न करी तो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूं, और उसका जो बर्डन होगा वो भी मेरे ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं होगा मैं किसी और पर्सन को क्या हूं भाई तू मेरा इनकम टैक्स भरेगा, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा इनकम टैक्स है तो उसका बर्डन मुझे ही झेलना पड़ेगा। हो सकता है कोई और पर्सन मेरे बिहाफ पर मेरी आईटीआर फाइल करे, लेकिन मुझे उसको पैसे तो देने पड़ेंगे जितना टैक्स उसने पे करा होगा। ठीक है। तो बर्डन शिफ्ट नहीं होता डायरेक्ट टैक्स के अंदर, बर्डन शिफ्ट हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ओके जी। रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स जिसके अंदर ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं। ये बात होपफुली आप लोगों को याद रहेगी, कोई रट्टा नहीं मारना इसके अंदर, सीधा सीधा आपको याद रखना रिसीट्स है, दैट मींस एसेट या तो कम हो रहे होंगे या एसेट लाइबिलिटीज बढ़ रही होगी। बट रेवेन्यू रिसीट है, दैट मींस ना तो एसेट कम हो रहे होंगे ना ही लाइबिलिटीज बढ़ रही होंगी। ठीक है जी।
टैक्स रिसीव, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रोसीड जो कि या तो गवर्नमेंट के पास थ्रू टैक्सेस आई है या कोई अदर ड्यूटीज को इम्पोज करने के बाद आई है, तो उन सारी की सारी प्रोसीड्स को बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू, जिसके अंदर हर एक टाइप के टैक्सेस आ जाते हैं, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके जी। और जो टैक्स होता है हमारा वो एक लीगली कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज करी जाती है। किस चीज के ऊपर इम्पोज करी जाती है? किसी पर्सन की इनकम या फिर उसके प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है जी, या फिर कंपनीज के ऊपर, जो भी चीज हमारी इम्पोज करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट टैक्सेस को इम्पोज करती है ऑन द सेल ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। और जब भी गवर्नमेंट के पास ये टैक्सेस रिसीव्ड होते हैं तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे गवर्नमेंट इन टैक्सेस का पैसा जो है वो खर्च करती है लोगों की मदद करने के ऊपर, यानी कि कॉमन बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में जो भी लोग हैं उन लोगों को। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया। डायरेक्ट टैक्स जिसके अंदर लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन सेम पर्सन के ऊपर फॉल होता है, उस टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके अंदर लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन जो होता है वो अलग अलग पर्सन के ऊपर होता है, तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके जी। डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बर्डन है वो शिफ्ट हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं जनरली, और आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल नेचर के टैक्स के अंदर कौन सा टैक्स आता है, तो आप लोगों को याद होगा जीएसटी का मैंने एग्जांपल दिया था। तो बिल्कुल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो ज्यादातर प्रोपोर्शनल इन नेचर होते हैं। ओके जी। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द एग्जांपल, कॉर्पोरेट टैक्स इज अनदर एग्जांपल, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? एस्टेट ड्यूटी की अगर हम बात करें तो एस्टेट ड्यूटी होती है बच्चे जब भी कोई प्रॉपर्टी क्या की जाती है, इनहेरिट करी जाती है फ्रॉम दी सक्सेसर, यानी कि आपके पास अपने पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास आई है, वो आपके नाम हो रही है, तो उसके ऊपर जो एक ड्यूटी चार्ज करी जाती है उस ड्यूटी को बोला जाता है एस्टेट ड्यूटी। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। ओके। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगता है। बिल्कुल जी, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है। गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव करा। ठीक है जी। दैट मींस गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव करा है तो यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट गिफ्ट। ठीक है जी। ऐसा नहीं है अब आप लोग सोचो कि यार मैंने अपने दोस्त को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करी थी उसे टैक्स देना पड़ेगा। बच्चे इसकी एक लिमिट होती है, जरूर ध्यान से एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद चेक कीजिएगा क्या लिमिट होती है। ऑलमोस्ट 50,000 के करीब लिमिट होती है। अगर एक साल के अंदर आप 50,000 तक की गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग लिमिट्स हैं, जैसे कि मैरिज के वक्त भी एक लिमिट होती है, काफी सारी चीजें हैं, तो ये आपके काम का नहीं है बिल्कुल भी। आगे चल करके जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे वहां पर आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, अभी आपके किसी काम का नहीं। ओके जी। इसके बाद हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, तो अगेन हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी से पहले हमारे कुछ टैक्सेस हुआ करते थे, अगर किसी को याद हो, वैल्यू एडेड टैक्स होता था जिसे हम वैट कहते थे। उसके अलावा सीएसटी होता था, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी होती थी। ये सारे के सारे भी किसके एग्जांपल हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के ही एग्जांपल है। ओके। देन हमारे पास एक डिफरेंस आता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑन द सेम पर्सन, लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑन द डिफरेंट पर्सन। बर्डन जो है डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट नहीं किया जा सकता, बर्डन जो है इनडायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम या फिर प्रॉफिट के ऊपर लगते हैं किसी पर्सन के, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगते हैं किस चीज के ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। ओके जी। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहली चीज बच्चे, जब टैक्स लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। आप लोग जो टैक्स पे करेंगे वो गवर्नमेंट के लिए इनकम सोर्स बन जाता है। सेकेंड चीज इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है इनकम का। मींस आपको याद होगा पहला ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो उसके अंदर क्या किया जा रहा है, जिसके पास ज्यादा इनकम आ रही है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा करके उसकी इनकम को थोड़ा सा कम कर दिया, और फिर उस टैक्स से बेनिफिट उन लोगों को दिए गए जिनको कम इनकम मिली थी। तो अपने आप ही थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा किसका, इनकम का। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने में मदद करता है हमारा टैक्सेशन। कंट्री के रिसोर्सेज को कंजर्व करने में भी टैक्सेशन हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। किस तरीके से करता है, अगर आप लोगों को टैक्स का डर ना हो तो आप लोग रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से यूज करेंगे कि वो रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा डर होता है कि हाँ टैक्सेस लैवी हो जाएंगे अगर हम ये काम करेंगे, तो आप लोग रिसोर्सेज को थोड़ा नॉर्मली यूज करते हैं। ओके जी। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है टैक्स रिसीट्स के बारे में, और कुछ नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। और होपफुली इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को यहीं पर फिनिश करते हैं। आज की वीडियो को ओवरव्यू में तो हमने जस्ट कुछ ही चीजों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट क्या होता है, फिर उसके कुछ फीचर्स को जाना हमने, देन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने गवर्नमेंट बजट के, टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। बजट के कंपोनेंट्स के बारे में हमने नॉलेज गेन करी कि 2 तरीके का होता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेवेन्यू बजट को स्टार्ट करा था, और रेवेन्यू बजट के अंदर हमने पढ़ी है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और उसके बाद हमने टैक्स रेवेन्यू को आज फिनिश कर दिया। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें अपने सारे के सारे डाउट्स।